ठीक है। तो आपके जो डिसऑर्डर्स है इसके अंदर कौन सी चीजें आएगी, इसको हम देखते हैं अभी। जो डिसऑर्डर्स है इसके अंदर सबसे पहला है आपका हाइपरटेंशन, ठीक है। दूसरा हो जाता है CAD, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस ये ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर दूसरी आर्टरीज भी आती है। एथेरोस्क्लेरोसिस हम अगर कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ हार्ट, तो मतलब वहां पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज माना जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस दूसरे ऑर्गन्स में भी हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, समझाऊंगी। फिर एक हो जाता है कार्डियक फेलियर, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है और आंसर्स आप नहीं सही से लिखते हो। कार्डियक अरेस्ट क्या है, और एक है आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम MI कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये सब लिखो, आपके NCERT में है ये, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, हार्ट अटैक। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्ट अटैक, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, दिस इज नथिंग बट हार्ट अटैक। इसी को हम क्लिनिकल लैंग्वेज या फिर वी कैन से बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, दैट इज MI, ठीक है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, आपके लिए न्यू नहीं होने चाहिए, याद करते जाओ ये जो बता रही हूँ, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक फेलियर क्या है, CAD क्या है, और अपना हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है, फर्स्टली वी हैव दी हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाए देन नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल अगर प्रेजेंट होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले यही चीज आ जाती है कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारी ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है, दिस इज वन आर्टरी। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो इसके अंदर से क्या जा रहा होगा, बेसिकली ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये किसी भी एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जब कोई भी पाइप पे या फिर कोई भी ऐसे आपके पास में स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास में आर्टरीज है, पाइप का जैसा आप स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। अगर एकदम पतला सा पाइप रहेगा तो वहां पर आप फील कर सकते हो, जब पानी एकदम फ्लो में एकदम स्पीड में जाता है तो ऊपर की तरफ कुछ प्रेशर फील होता है। जैसे ही हम, ठीक है, आप ट्राई करो ये चीज, अगर किसी ने देखा होगा तो मैं ब्लड प्रेशर थोड़ा आपको विजुअलाइज करवाने का ट्राई कर रही हूँ। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, तो जब हम कोई पाइप को पकड़ के रखते हैं और उसमें पानी नहीं आ रहा होता है, तो वो एक स्ट्रक्चर, वो एक सिचुएशन हो गया, वो एक स्टेज हो गई। लेकिन जैसे ही हम, ठीक है, पानी का ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही वहां पर वाटर फ्लो चालू होगा, तो वहां पर हमें जो है ना पाइप के ऊपर हाथ रखे हुए इंसान को फील होगा कि वहां से पानी मूव हुआ है। क्यों फील होता है, क्योंकि वहां का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है कोई ना कोई लिक्विड जो होता है मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली हमें प्रेशर फील होता है उसके अंदर मूव करने वाले लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का प्रेशर फील होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर किधर की तरफ एक्सर्ट होता है, तो ये अगर इस तरीके से जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देगा। मतलब ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड या फिर प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट होता है, ये प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी या फिर वीन, ठीक है, या फिर हम इसे ऑल टुगेदर कह सकते हैं वॉल्स ऑफ वेसल के, किसी भी वेसल के वॉल पर जो प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम इट थ्रू इट, वो प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दो तरीके के प्रेशर देखे जाते हैं, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है, दोनों भी हमें पता है कि क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड आगे की तरफ पंप करता है, उसके बाद में होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या देखा जाता है कि जो ब्लड है, ठीक है, रिलैक्सेशन में वहां पर कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वहां पर कोई भी ब्लड पंप नहीं हुआ है, तो वहां पर का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो सिस्टोलिक क्या है, जब हार्ट पंप करता है, जब हार्ट में से ब्लड पंप हुआ उतने मिली सेकेंड के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और दो पंप के बीच में, दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ का जो ठीक है ग्राफ देखा जाएगा वो कुछ इस तरीके का देखा जाएगा और यहाँ का कुछ इस तरीके का देखा जाएगा। लेकिन इसके बीच में का जो स्पेस था,
साथ जहां पर कुछ पंपिंग नहीं हुई ब्लड की, बहुत माइन्यूट सेकंड का खेल है ये बहुत माइन्यूट सेकंड का, ये बहुत माइन्यूट सेकंड का, उसके बीच में कोई दो पंपिंग या फिर दो कंट्रैक्शंस के बीच में कुछ तो भी टाइम इंटरवल होगा ना, तो वहां का जो प्रेशर होता है, ठीक है, जब पंप नहीं हो रहा होता है हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर डायस्टोलिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है और एक हार्ट, ठीक है, प्रेशर बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शंस, दो कॉन्ट्रैक्शंस या फिर दो बार जो हार्ट वेंट्रिकल में पंप होता है, वेंट्रिकल से पंप होता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ कोर्स कैसा होना चाहिए, डायस्टोलिक का प्रेशर कम होता है देन सिस्टोलिक, ठीक है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg, क्योंकि हम प्रेशर है और इसको हम, ठीक है, मर्क्यूरी के प्रेशर के साथ में कोरिलेट करते हैं, तो ठीक है mm ऑफ Hg इतना हम लिखते हैं, तो 120 mm ऑफ Hg, ये 120 जो है ये ज्यादा है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है जो नॉर्मल एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर देखा जाता है, और 80 जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। ये नॉर्मल काउंट है, नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल, वी कैन से नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो देखा जाता है। जब इससे ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 120/80 की जगह ये 160/90 अगर देखा जाता है, तो इतना ही अगर वो कंटिन्यूसली रहता है, 140/90 इतना कंटिन्यूसली रहता है, और अगर वो बार बार चेक करने पर, रिपीटेटिवली चेक करने पर भी इतना ही ज्यादा आता है, तो हम इसे कहते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऐसा हम मानते हैं। तो हाइपरटेंशन समझ में आया, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। अब इसकी वजह से हाइपरटेंशन कैन लीड टू व्हाट, इट कैन लीड टू किडनी डिसऑर्डर, हर तरीके का डिसऑर्डर यहाँ पर देखा जा सकता है। किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्यों ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पाइप से वो जितना, ठीक है, उसका जितना स्ट्रेंथ है ब्लड को आगे फ्लो करवाने का, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप ब्लड फ्लो करवा रहे हो। दैट मीन्स कि यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होने लगेगा, और बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या देखा जा सकता है, रप्चरिंग ऑफ आर्टरीज देखी जा सकती है, रप्चरिंग ऑफ वेसल्स देखी जा सकती है। तो कैसे देखा जाएगा, वो यहाँ से कुछ हिस्सा क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ से रप्चर हो गया, यहाँ से ब्लड जो है पूरा बाहर की तरफ फ्लो करेगा, और यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली इसको हम कहते हैं हीमोरेज। तो हीमोरेज जो होता है ये कब होता है, ये ब्रेन हीमोरेज या फिर जो आपके बाकी के आर्टरीज के अंदर हीमोरेज हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, ये इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका रहता है कि वहां की आर्टरीज क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से ब्लड पूरा बाहर ऊज आउट हो जाता है, टिश्यूज में चला जाता है, विच इज नॉट राइट। हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर ही फ्लो करना चाहिए, वो वेसल के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इवन कैपिलरीज भी इसलिए बनी है ताकि कैपिलरी से होते हुए वो जाए बाहर से, कोई भी दूसरे रास्ते से ब्लड, ठीक है, एग्जिट ना कर सके, एस्केप ना कर सके, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटेंशन का केस। और हाइपरटेंशन कैसे ये सारी जगह पर अफेक्ट कर सकता है, तो जैसे कि यहाँ किडनी की कोई आर्टरी में गया, रीनल आर्टरी में गया, वहां पर जाके रप्चर हो गया, या फिर ब्रेन में गया, ब्रेन में हिमोरेज हो गया, कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से हाइपरटेंशन जो होता है ये सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरो। एथेरो का मतलब मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, कोई भी तरीके का प्लेग जमा हो जाता है, कोई भी तरीके का प्लेग जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं एथेरो, ठीक है। प्लेग का मतलब क्या हो जाता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कोई भी चीज आके बैठ गई है, या सपोज करते हैं यहाँ पर कि आपकी क्या है, कोई भी आर्टरी है, यहाँ पर क्या आता गया, कोई ना कोई प्लेग जमा होता गया। मतलब कोलेस्ट्रॉल आपने बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, ऑयली फूड खा लिया, या फिर बहुत ज्यादा तीखे मसाले वाले खाने खा लिए, या फिर बहुत स्टेल फूड खा लिया। स्टेल फूड मतलब 24 घंटा पहले का रखा हुआ, 12 घंटा पहले का रखा हुआ खाना आप डेली खाते हो, कल का खाना भी गर्म करके खा रहे हो, या फिर स्टेल फूड, या फिर वी कैन से पाम ऑयल वगैरह, बैड ऑयल अगर आप यूज कर रहे हो, जो बैड फैट्स आपकी बॉडी में कंटिन्यू जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। तो क्या देख रहे थे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है, देखो प्लेक फॉर्मेशन में बता रही थी, ठीक है। तो प्लेक फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो प्लेक या फिर डिपोजिशन, प्लेक मतलब कोई भी चीज आके जब कोई भी आर्टरी या फिर कोई भी डक्ट में या चैनल में आके जमा हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन मेनली किन चीजों का होता है, तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, स्पेशली कैल्शियम का हो सकता है, फैट्स का हो सकता है, ये सब चीजों का डिपोजिशन मेनली देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड क्लॉट भी आके डिपॉजिट हो सकता है, कुछ भी चीज आके प्लेक बना सकती है। ये डिपोजिशन जब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे डिपोजिशन हो गया,
गया, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे ही फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्लेक और जमा हो गया, ऐसे और प्लेक जमा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आरबीसीज अपने बढ़िया मूव कर रहे थे, ठीक है, वो एकदम अच्छे से मूव कर सकते थे यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई चीज नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और यहाँ से अब जो है कोई भी जो आरबीसीज है वो सही से उतने रैपिडली मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से आरबीसीज मूव नहीं कर पाएगी एंड दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लो जो है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, फ्लो विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। और फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग। स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन है, कोई भी फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। जब भी मैं ये बात करूं फाइब्रस टिश्यू के बारे में, तो आपके दिमाग में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए जो काफी थोड़ा सा लाइक हार्ड होता है, जो कम फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड होता है। जो फाइब्रस टिश्यू होता है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये खुद रिजिड होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपको थोड़ा इसको इमेजिन करना है कि फाइब्रस टिश्यू का मतलब क्या हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू अगर वी कैन से फाइब्रस अगर नेचर बढ़ता जाता है, किधर भी कहीं पर भी अगर फाइब्रस टिश्यू का कंटेंट बढ़ता जाता है, तो उसको आप थोड़ा रोप, ये जो रस्सी होती है इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, इसको कोरिलेट कर सकते हो। जैसे रस्सी होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, वैसे ही कुछ काइंड का जो है ये फाइब्रस टिश्यू का जो टेक्सचर है वैसा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो फाइब्रस टिश्यू यहाँ पर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, काफी टाइम एंजाइना पेक्टोरिस देखा जाता है, ठीक है। तो एक और एक आपका पॉइंट हो जाता है, दैट इज एंजाइना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एंजाइना विच इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। एक और एक आपका पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है। एंजाइना का मतलब होता है सीवियर पेन और पेक्टोरिस इट इज रिलेटेड टू योर चेस्ट। तो एंजाइना पेक्टोरिस हम कब कहते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट पेक्टोरिस, ठीक है। पेक्टोरिस मतलब सीवियर एक्यूट पेन होता है, वो एक्यूट मतलब एकदम सडनली अराइज होने वाला पेन होता है। कौन सा, कहां पर होता है, ये चेस्ट पेन होता है। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वन ऑफ द रीजन कैन बी कार्डियक फेलियर, ठीक है। ये सब रीजंस की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस ये देखा जाता है। दिस इज सीवियर हार्ट पेन, ठीक है, पेन इन द चेस्ट, ठीक है। ये कई बार रेफर भी होता है, रेफर्ड पेन भी इधर देखा जाता है, जो आर्म्स की तरफ रेफर करता है, फोर आर्म की तरफ रेफर करता है, शोल्डर की तरफ रेफर्ड पेन देखा जाता है। तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मेनली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सर्टन लाइफस्टाइल। तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों होता है ये सब चीजें, तो सर्टन लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ठीक है। कॉजेज क्या होंगे इसके अंदर, तो लाइफस्टाइल, और वी कैन से लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो सकता है। डाइटरी हैबिट्स मतलब आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितने क्वांटिटी में खा रहे हो, कौन सी चीज खा रहे हो, कब का पका हुआ है, फ्रेशली कुक्ड है, ओवर कुक्ड है, स्टेल फूड है, कैसा है। लाइफस्टाइल मतलब आपने कितनी एक्सरसाइज की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्थ बनाए रखने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, योगा, आसन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर क्या होता है, व्हेन हार्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, इट फेल्स फॉर व्हाट, इट फेल्स टू प्रोवाइड इनफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। सही से वो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता है, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, या फिर इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। इट फेल्स टू पंप इनफ ब्लड टू द टिश्यूज, उसे हम कहते हैं कार्डियक फेलियर। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, देखो हमारा जो हार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इस तरीके का अगर मैं स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसी तरीके का हार्ट देखा जाता है कि यहाँ पर 2 एट्रिया है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, एक्चुअल में ब्लड पंप करते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है स्टार्ट, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटा से होते हुए मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों सर्कुलेशन जरूरी है, ये दोनों सर्कुलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर, ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि एट्रिया का काम होता है पंप करने का, नो डाउट, लेकिन वेंट्रिकल्स का काम ज्यादा होता है, क्योंकि वो दूर तक के पंप करता है और हमारे डेस्टिनेशन पर जाने का इसका मेन रोल होता है। डेस्टिनेशन क्या है, या तो टिश्यू तक पहुंचाओ या तो लंग्स तक पहुंचाओ। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, काफी कॉन्ट्रैक्शन इसका ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो क्या देखा जाता है कि वेंट्रिकल्स अगर इन केस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स वीक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं,
ठीक है। इसकी वजह से कम ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो क्या हो गया है, ब्लड पंप नहीं हो रहा है, ब्लड कम पंप हो रहा है, उसे हम कहते हैं कार्डियक फेलियर, ठीक है। समझ में आया ये क्यों हो रहा है। अब कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट कब होता है, देखो जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या देखा जाता है कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, वो सही से अपना काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कि काम हो ही नहीं रहा है, स्टॉप, उसका हार्ट बीट बंद हो गया, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। मतलब क्या, पेशेंट इज डेड, ठीक है। जब पेशेंट डेड होता है एट दैट मोमेंट उसका कार्डियक अरेस्ट में वो जा चुका होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। अब ये जो है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल्स ही जनरेट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पोटेंशियल्स जनरेट नहीं होते हैं, पोटेंशियल्स ही जनरेट नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट में गया। क्योंकि अगर पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर इनफ ब्लड उसकी बॉडी में है भी, लेकिन अगर पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है नोडल टिश्यू से, तो हार्ट पंप करेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक बेसिकली तब होता है जब यहाँ पर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक जो हमारा जो हार्ट है बेसिकली वो मसल है, उसको खुद को भी क्या है, उसका एक ब्लड सप्लाई है। इसका ब्लड सप्लाई क्या है, इसका ब्लड सप्लाई बताओ, इसका ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज जो हमने देखी जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, देखो यार इस तरीके का जो है हमारा हार्ट है, ठीक है, इस तरीके का जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर जो है इस तरीके के वेंट्रिकल्स एंड एवरीथिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट्रियाज और वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये ऊपर से कैसा होता है, पेरिकार्डियम वगैरह से कवर्ड होगा, सब कुछ इसका कवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ वेसल्स होती है, ठीक है। एक इसकी वीन्स होती है, कोरोनरी वीन्स होती है, जो इस तरीके से पूरा इसको कवर कर रही होती है, ठीक है, पीछे से और आगे से। और वैसे ही इसके पास में क्या होते हैं, आर्टरीज होती है। तो ये जो आर्टरीज इसके आसपास प्रेजेंट है, ये आर्टरीज को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, और ये वेसल्स को, ये वीन को हम कहते हैं कोरोनरी वीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, बेसिकली ये जो है इस हार्ट को ही क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्ट का ब्लड सप्लाई। ये जो अंदर की तरफ ब्लड गया था वो हार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि वो चैम्बर के अंदर है, वो हार्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट जो इसके अंदर खुद के जो ब्लड वेसल्स है, जो इसके खुद के ब्लड वेसल्स है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी एंड वीन्स, इसके अंदर ब्लड जाना जरूरी है, ताकि उससे जो भी हार्ट का यूज करने पर, क्योंकि वहां पर भी मेटाबॉलिज्म हो ही रहा है एट सर्टेन पॉइंट, तो उससे भी क्या होगा, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एनीथिंग जो मेटाबॉलिज्म से निकल रहा है, वो सब यहाँ से रिमूव होगा बाय वीन्स, और वो ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजन वापस प्रोवाइड करेगा हार्ट को, बिकॉज हार्ट के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज पर। अब इस वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज को कम ब्लड मिल रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि हार्ट अटैक होगा। यहाँ पर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट का फंक्शन लॉस हो जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता सही से, फंक्शन लॉस हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा सही से, इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। और इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो मतलब क्या, मसल। ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI है, दैट इज सेम एज हार्ट अटैक। मतलब हार्ट अटैक कॉमन वर्ड में हम बोलते हैं, हम किसी पेशेंट को बताने के लिए, या फिर हम आपस में बात करते टाइम हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन अगर इसको क्लिनिकल लैंग्वेज में देखा जाए कि डॉक्टर्स इसको कैसे रेफर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कार्डियल रिलेटेड टू हार्ट, इन्फार्क्शन हो गया है, मतलब कि मसल्स को कम ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया में चला गया है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वहां पर उसके मसल्स के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, सडन एक्यूट पेन इन द चेस्ट। तो ये इसके अंदर डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस याद रखो, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक और एक चीज मैं ऐड करूंगी कि हमने इसके अंदर डिफरेंसेस नहीं देखे। सबसे पहले आप ये समझ जाओ इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये मैंने बता दिया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्लेक फॉर्मेशन से बेसिकली रिलेटेड होता है, ठीक है, प्लेक फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। एंड नेक्स्टली वी हैव कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या देखा जाता है कि जो ब्लड है, ठीक है, कार्डियक फेलियर में क्या देखा जाता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो इनफ ब्लड सप्लाई या फिर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट में क्या देखा जाता है कि हमारा जो हार्ट है दैट स्टॉप्स बीटिंग, जो पर्सन का हार्ट होता है दैट स्टॉप्स बीटिंग, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट में चला गया मतलब वो स्टॉप हो गया पूरा, ठीक है। फिर आ जाता है लास्टली द कार्डियक हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक कब होता है, जब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है। तो इधर पे आप क्या समझ सकते हो, तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ना दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो ब्लड सप्लाई, ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस,
एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर सीएडी। सीएडी इज व्हाट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो सकता है। इट कुड बी ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है कि इनफ ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, तो सबको ब्लड नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब देखो यहाँ पर रीजन बताया है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसका रीजन बताया है। कंजेशन क्यों हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजेशन इसलिए हो रहा है, देखो हार्ट स्टॉप्स, कार्डियक फेलियर के इसमें बताया हुआ है यहाँ पर कि जो कार्डियक फेलियर देखा जाता है, ठीक है, कंजेशन की वजह से देखा जाता है, यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो ये क्यों हो रहा है कंजेस्टिव, कंजेशन का मतलब क्या है, कंजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। कंजेशन मतलब ट्रैफिक जैम। कंजेशन मतलब यहाँ पर आप जैसे ट्रैफिक जैम इमेजिन करते हो, जैसे कोई एक रास्ता है, वहां पर गाड़ी क्या हो गई है, इतनी नॉर्मली चलती थी, ठीक है, इतनी नॉर्मली चलती थी, लेकिन और गाड़ी ऐड हो गई है, यहाँ पर भी गाड़ी, यहाँ पर भी गाड़ी, तो अब क्या उतनी सेम स्पीड से चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बेसिकली कंजेस्शन हो गया। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो हमारा वेंट्रिकल है वो सही से पंप नहीं कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करने चाहिए थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वो शो नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये इसका वेंट्रिकल है, एक सिंगल वेंट्रिकल अगर मैं बताऊं, सपोज करते हैं ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था तो इतना कॉन्ट्रैक्ट होकर इसे ब्लड को बाहर फेंकना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो थोड़ा सा ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बाहर फेंक रहा है, जबकि इसको होना कितना चाहिए था, इतना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था और ब्लड को बाहर फेंकना चाहिए था, ठीक है। तो वो कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड वॉल्यूम भी कम आगे जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो आर्टरीज, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने वाला था, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने वाला ब्लड था, अगर वहां पर जोर से प्रेशर के साथ में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड कम जाएगा, ठीक है, ब्लड का क्वांटिटी वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीड होगी ब्लड फ्लो की वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उतने प्रेशर ही नहीं है कि ब्लड आगे जा सके, ठीक है, वॉल्व्स को पार करते हुए आगे जा सके। और फिर यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि वेंट्रिकल में ही और ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा राइट एट्रियम, वैसे ही राइट एट्रियम में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, और राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम पल्मोनरी, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है। और लेफ्ट एट्रियम में भी सेम सीन है, वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है फ्रॉम पल्मोनरी वीन्स। तो पल्मोनरी वीन्स के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी वीन्स के अंदर कंजेशन देखा जाता है। कैसे देखा जाता है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि वेंट्रिकल्स, ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है ये भी सही से पंप नहीं करेगा टू द आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, ब्लड पूरा एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक्यूमुलेट हो गया, लेफ्ट एट्रियम में भी एक्यूमुलेट हो गया, अब प्रेशर और पीछे जाता जाएगा, पल्मोनरी वीन में जाएगा। तो कंजेस्शन कहाँ देखा जा रहा है, पल्मोनरी वीन्स में देखा जा रहा है, और हमारा एसवीसी जो आईवीसी है यहाँ पर कंजेस्शन देखा जा सकता है। अब इसकी वजह से कंजेस्शन हो गया है, मतलब वहां पर जाम हो गया एक तरीके से, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है पल्मोनरी एडिमा देखा जाता है। एडिमा मतलब कि स्वेलिंग, तो आप नॉर्मल भाषा में इसको स्वेलिंग लिख सकते हो कि हमारा जो लंग्स होगा वहां पर ना ब्लड एकदम एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वीन्स में ही ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो एक्यूमुलेट हो गया है, तो वैसे ही वो पीछे जाते जाते लंग्स में भी एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाता है एक्चुअल में। तो ये हो जाता है कंजेस्शन, इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं, कार्डियक फेलियर को CHF भी कह सकते हैं, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों होता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, वो पंप नहीं कर पा रहा है सही से। इसको रीड कर लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, 120/80 नॉर्मल होता है, 120 यहाँ पर सिस्टोलिक है और 80 यहाँ पर डायस्टोलिक है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज द सिस्टोलिक, ठीक है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, इसको हम इसमें काउंट करते हैं। और पंपिंग प्रेशर, जब हार्ट पंप कर रहा है तो वो टाइम पे वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है, दैट इज योर सिस्टोलिक प्रेशर। 80 mmHg इज डायस्टोलिक। और रेस्टिंग प्रेशर, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा, मतलब दो बीट्स के बीच में जो रेस्टिंग फेज है उसका, उस टाइम पर जो हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड जा रहा है उस वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है या जनरेट हो रहा है टू द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज और वेसल्स या वीन्स, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर रिपीटेडली चेक करने के बाद में भी, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ठीक है, ये 140 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया है, 90 डायस्टोलिक बढ़ गया है, 140/90 और हायर, ठीक है, 140 से ऊपर या फिर जो 90 डायस्टोलिक है उससे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो दैट शोज के पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन है,
ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीजेज ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? कोई भी वेसल, कोई भी डक्ट, ठीक है। एथेरो यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन, सॉरी, एथेरो मतलब प्लेग फॉर्मेशन। स्क्लेरोसिस उसकी वजह से हार्डनिंग हो रहा है। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। अगर आप दो पाइप ले लो, ठीक है, दो पाइप अगर आप ले लो, एक ऐसा पाइप है जो अच्छा फ्लेक्सिबल है और एक ऐसा पाइप है जो एकदम रिजिड है, तो ब्लड फ्लो अगर आप थोड़ा भी प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर से तो प्रॉपर वे में कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे से ब्लड फ्लो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जो वॉल्स है ये काफी हार्डेंड है। यहाँ पर तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है भी, थोड़ा अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो एग्जर्ट कर लेगा, लेकिन अगर आपकी हार्ट की वेसल्स के जो वॉल है, हार्ट वेसल्स या फिर हमारे बॉडी के जो भी वेसल्स है उनकी अगर वॉल स्टिफन हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो उस वजह से वहां पर ब्लड फ्लो उतने फ्लेक्सिबली नहीं हो पाएगा। उसी हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। मोस्टली ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी के बारे में ही हम बात करें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्योंकि तो यहाँ पर हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई है दैट इज कोरोनरी आर्टरी। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, यही सारे डिपोजिशन देखे जाते हैं विच मेक्स द ल्यूमेन नैरोअर। ल्यूमेन मतलब ये आपका जो वेसल है, ये जो वेसल है इसका जो ये पार्ट है, ओपन वाला पार्ट, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ये नैरो होता जाएगा। यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन, यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन नैरो होता जाएगा। एंजाइना मतलब होता है क्या? एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा पेक्टोरल रीजन है, बेसिकली हमारा जो चेस्ट के ऊपर मसल्स होती है उन्हें हम पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये दो मसल्स होती है, राइट। तो यहाँ पे पेक्टोरस रिलेटेड टू योर चेस्ट। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब सडन, एक्यूट का मतलब क्या होता है? सडन चेस्ट पेन देखा जाता है। अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग, मतलब वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लेग फॉर्मेशन हो गया है या फिर बाय एनी रीजन अगर कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है तो एंजाइना देखा जाता है। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज मोर कॉमन, ठीक है। किसी भी एज में देखा जा सकता है, बच्चों से बड़ों में, बूढ़ों में, सब में देखा जा सकता है, लेकिन कॉमन किसके अंदर है? मिडिल एज, जो 30s की एज में होते हैं और थोड़े से एल्डरली मतलब 40s की एज में होते हैं, इनके अंदर देखा जाता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या है? मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ठीक है। इतना नहीं याद रखता है कि हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो गया, बिल्कुल ही पंप नहीं कर रहा है, नहीं। इट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, इतना इफेक्टिवली नहीं कर रहा है कि इट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो नहीं सेटिस्फैक्ट्री पंप या फिर ब्लड सप्लाई दे पा रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोला गया? क्योंकि कंजेस्शन हो गया। कंजेस्शन क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज, वो कहां पर जा रहा है? पीछे की तरफ जाता जा रहा है, पल्मोनरी वीन में और सुपीरियर वेना कावा में जमा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है क्यों? क्योंकि कंजेस्शन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। कंजेशन ऑफ लंग्स क्यों देखा जा रहा है? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जो मैंने अभी बताया। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक और दूसरी कंडीशन है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, अरेस्ट हो गया मतलब अब वो बिल्कुल रुक गया है, अब वो बीट ही नहीं करेगा वहां पर कोई भी। और हार्ट अटैक के अंदर स्टॉप्स, कार्डियक अरेस्ट के अंदर स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट अटैक के अंदर व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। यहाँ पर क्या हो गई है? मसल डैमेज हो गई है, मसल क्या हो गई है? यहाँ पर डैमेज हो गई है। क्यों डैमेज हो गई है? जाहिर सी बात है, अगर आपके बॉडी के कोई भी हिस्से में अगर सही से ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो वहां के मसल्स, वहां के सेल्स जो है वो सड़ना चालू हो जाते हैं। सड़ना चालू हो जाते हैं मतलब लिटरली वहां पर डिकेइंग चालू हो जाता है। अगर यहाँ पर आप टाइट, बहुत टाइट, आपके हाथ पे भी अगर एकदम बहुत टाइट टॉर्निक्वेट या फिर कोई भी कपड़ा बांध दोगे, ठीक है, कोई भी कपड़ा अगर बांध दोगे तो उससे क्या होगा? आपको आगे के हिस्से में, आपके पाम के रीजन में जो है प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। एंड अगर ये बहुत टाइट बंधा हुआ रहेगा तो विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज आपको इसके इफेक्ट दिखने चालू हो जाएंगे। वहां की जो सेल्स होगी वहां को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो सेल्स डेड हो जाएगी और सड़ जाएगी, डीके हो जाएगी। व्हेन द हार्ट इज मर्जली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की हो सकता है बाय वेरियस रीजंस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक अलग कंडीशन है, वो आपकी बुक में नहीं है, सो आई एम नॉट कवरिंग हियर बिकॉज ऑलरेडी लेंथ बढ़ जाता है। समरी स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वर्टिब्रेट्स के अंदर ब्लड देखा जाता है, नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग केसेस देखे जाते हैं। कोई बॉडी के कैविटीज के अंदर वाटर से वॉश करके एक सर्कुलेशन करवाता है, कोई हीमोलिम्फ से करवाता है, ये सारे एग्जांपल्स है। टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंस टू सेल्स एंड टू कैरी वेस्ट, क्योंकि ब्लड के अंदर सारे वेस्ट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। वेस्ट जो होता है किडनी और हमारे लंग्स के थ्रू रिमूव हो रहा होता है,
जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमें लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होकर मिलता है और हमारे न्यूट्रिशन से मिलता है, लीवर से मिलता है, ठीक है। कैरी वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर। अनदर फ्लूइड लिम्फ, एक दूसरा फ्लूइड लिम्फ होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये हमारे लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ट्रैवल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर लिम्फ होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं, ये मैक्रोफेजिंग का काम, मैक्रोफेज कैरियोफैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फाइन, तो ये पॉइंट है। आगे क्या बताया है, ब्लड कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक फ्लूइड मैट्रिक्स आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड बना रहा है। आरबीसीज जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें हैं, दे आर ग्रुप्ड इनटू, ब्लड ग्रुपिंग इस सब के अंदर देखी जाती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दो एंटीजन, जो मैंने ब्लड ग्रुपिंग के अंदर डिटेल में बताया है। दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और एक तीसरा एंटीजन भी होता है आरएच एंटीजन, जिसके ऊपर हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप के आगे लगाया जाता है। ए और बी जो है ये हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके दूसरा वाला जो एंटीजन होता है उसकी एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी किसकी प्रेजेंट होगी, जिसका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और जिसका एंटीजन प्रेजेंट है उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। नहीं तो फिर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी की अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगी और फिर आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो नहीं है उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अनदर ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन which is based on what, presence और absence of another antigen। rhesus factor जिसे हम कहते हैं, rhesus factor क्यों कहते हैं, क्योंकि rhesus monkeys के अंदर सबसे पहले मिला था और ये भी surface of आरबीसी पर मिलता है। स्पेसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू, जो दो टिश्यू या फिर सेल के बीच में जो स्पेस मिलता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और वहां पर जो है फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है जो कि ब्लड से ही निकलता है, प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और ये सारे टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर ड्रेन होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ, एंड और ये सिमिलर होता है ब्लड के, एक्सेप्ट फॉर इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते और मेजर प्रोटीन्स नहीं होते। बाकी इसके अंदर प्लाज्मा का कंटेंट भरा हुआ होता है, प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होते। अब वर्टिब्रेट्स ऑफ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनवर्टिब्रेट्स और कुछ है ऐसे जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है, जैसे कि हमारे एनालिड्स हो जाते हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, इनके अंदर लेकिन कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड है। अवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन। हमारे पास में वेल डेवलप्ड ऑर्गन है, 4 चैम्बर वाला है, यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग नहीं होता है। हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड फ्लूइड, जो कि हमारा ब्लड है। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये जो मस्क्यूलेचर हार्ट का होता है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। साइनो एट्रियल नोड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो मेन हमारा जनरेट करता है, कितना मिनट पर मिनट पे 70 से 75 इतना जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा हार्ट रेट कहते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इट गेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। तो हार्ट कितने पेस पर या फिर कितने स्पीड पे काम करेगी ये हमारा साइनो एट्रियल नोड डिसाइड करता है, क्योंकि दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इट इज कॉल्ड एज द पेस मेकर। द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। एक्शन पोटेंशियल आया, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट होने पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो कि एवी नोड और एवी बंडल ये सब के थ्रू होता है, उससे फिर जो ब्लड है वो पंप होगा और किधर की तरफ जाएगा, सेमिलुनार वॉल्व से जाएगा टुवर्ड्स द पल्मोनरी वीन एंड द आयोटा। सिस्टोल हो गया फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। पहला सिस्टोल फिर डायस्टोल, पहला सिस्टोल फिर डायस्टोल। सिस्टोल फोर्सेज द ब्लड टू मूव फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और फिर आयोटा, ठीक है। पहले पल्मोनरी आर्टरी फॉर राइट वेंट्रिकल और आयोटा फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल एक सिक्वेंशियल इवेंट है जो हम पूरे हार्ट का बताते हैं कि कितना सीक्वेंस में किस सीक्वेंस में हमारा हार्ट काम कर रहा है। द हार्ट इज साइक्लिकली रिपीटेड, यही सेम साइकिल एज द नेम से कार्डियक साइकिल है, मतलब सेम साइकिल रिपीट होता रहता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। अ हेल्दी पर्सन शो 72 साइकिल। 72 साइकिल्स क्यों बोला, 70 to 75 के बीच वाला 72 साइकिल्स इतने देखे जाते हैं, क्योंकि उतने एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं तो उतनी बार वो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगा। 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड। एक बार में जो होता है 70 ml होता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। आगे क्या बोला है यहाँ पर कि 70 ml ब्लड एक बार में हो रहा है, एक कार्डियक साइकिल में हो रहा है। 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होते हैं, 1 मिनट में होते हैं हमारे 72 कार्डियक साइकिल, और एक बार में 70 ml ब्लड निकाल रहा है, मतलब 7 7 49, लगभग जो है ये 500 वी कैन से 500 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, राइट। 72 है, 70 है, तो 500 ml ऑफ ब्लड जो है ये 5000 ml मतलब 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हर 1 मिनट में हमारे हार्ट से पंप होता रहता है। तो ये क्या है, 70 ml ऑफ ब्लड जो होता है हर एक वेंट्रिकल से पंप होता है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, और इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट वॉल्यूम ये वर्ड जो है आपको ऊपर नहीं दिया था लेकिन यहाँ पर दिया है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का ही दूसरा नाम क्या है, बीट वॉल्यूम है। तो ये जो हमारा 70 ml है, दिस इज योर
बीट वॉल्यूम और द स्ट्रोक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। पर मिनट मतलब हर एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट हो जाता है, जो कि नियर अबाउट कितना आता है, 5 लीटर्स के लगभग आता है। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, जो कि अप्रॉक्स 5 लीटर्स होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किससे रिकॉर्ड करते हैं भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, विच इज द डिवाइस या फिर वी कैन से द मशीन जिससे हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड पार्ट मिलता है, रिकॉर्डेड ग्राफ हमें मिलता है, ग्राफ जो हमें मिलता है इसे हम ECG कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ग्राफ इसके अंदर आया मतलब ये ग्राफ है ऐसा नहीं है, मैंने ECG में समझाया, अच्छे से जाके वीडियो देखो। द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट चीज आ जाती है, वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक बार जो है हार्ट दो बार हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए आ रहा है, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए आ रहा है। 2 सर्कुलेटरी पाथवेज मिलते हैं, ये भी मैंने डबल सर्कुलेशन में अच्छे से समझाया है, ठीक है। सिस्टमिक और पल्मोनरी प्रेजेंट होते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स बाय पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है हमारा, वहां से मेन हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, विच इज कैरिड टू द लंग्स एंड इट इज ऑक्सीजनेटेड और रिटर्न हो जाएगा इन द लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन के कर रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक के लिए कर रहा है। और ये आयोटा में जाएगा, कैरी टू ऑल द बॉडीज। आयोटा के बाद में फिर थोरैसिक आयोटा और फिर एब्डोमिनल आयोटा, और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ऊपर की तरफ कोरोनरी आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड ऊपर की तरफ कैरोटिड आर्टरीज होती है, जो ऊपर की तरफ हमारे स्कल की तरफ या फिर हैंड की तरफ क्या करती है, सब यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। बॉडी टिश्यूज में गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से आता है, ठीक है, फ्रॉम देयर इज कलेक्टेड बाय वीन्स, ये वीन्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो फिर रिटर्न होगा इनटू द राइट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से देन इट विल मूव टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। दो द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये खुद ऑटो एक्साइटेबल है, इंट्रिंसिकली अपना जो है अपना फंक्शन करता है, लेकिन कुछ कुछ जो है मॉडरेशन देखे जा सकते हैं, मॉडरेट किया जा सकता है इसको बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म कैसे कौन से है, तो वेसोमोटर रीजन जो हमारा है वहां से हो सकता है, बाय सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और हमारा हार्मोनल जो हमारा हो जाता है एड्रिनलिन, जो कि बाय सुप्रारीनल ग्लैंड निकलता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसका जो नोट्स वगैरह है, ठीक है, नोट्स जो है इसके टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक में जाओ और जाके ज्वाइन कर लो। नोट्स है, PYQs है, सोल्यूशन है कोई भी चीज का, ये सब कुछ हम जो है प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs हम डिस्कस करने वाले 2025 से 2010 तक के, मतलब जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाता है हम उसका क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रीदिंग हमने कंप्लीट किया और सर्कुलेशन कंप्लीट किया, तो इसके बहुत जल्द PYQs अपलोड हो जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज, जहां पर मैं ये दोनों चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट जो हम मान सकते हैं कि ये टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आए तो यहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है इसकी सीरीज भी मैं चालू कर चुकी हूँ, कुछ चैप्टर्स की हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स की बाकी है, विल लेट यू नो, कंप्लीट करते जाएंगे। एंड NCERT रीडिंग सीरीज तो चल ही रही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।